डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी। आज हम नीट स्कॉलर्स के लिए और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस को क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। डियर स्कॉलर्स, इस वीडियो को अगर आपने 3-4 बार ध्यान से सुना तो आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस नीट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सभी ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स की ग्रीन सेल्स में फोटोसिंथेसिस दिन के समय होती है, डे टाइम में होती है। फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करता है और ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखें तो नोट कीजिए। देखिए 6CO2 प्लस 6H2O लाइट में और पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बनता है इसमें? C6H12O6 प्लस 6O2। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई हेक्सोस शुगर में, ये कहलाया इसका रिडक्शन। और ऑक्सीजन वाटर हुआ ऑक्सीडाइज। वाटर हो रहा है ऑक्सीडाइज। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई हेक्सोस शुगर में। क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। फोटोसिंथेसिस में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इसका आंसर नोट करें। एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में थाइलेक्वाइड की इनर सरफेस पर उपस्थित क्वांटोसोम में होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन ग्रेना में होता है। ग्रेना की यूनिट का नाम थाइलेक्वाइड है और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर क्वांटोसोम होते हैं और क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल होते हैं। लगभग 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रिस्टले ने फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने फोटोसिंथेसिस में किस प्लांट का यूज़ किया था? प्रिस्टले ने फोटोसिंथेसिस में मिंट प्लांट का यूज़ किया था। मिंट, MINT। आपको याद हो तो प्रिस्टले ने एक जार के अंदर कैंडल
मिंट प्लांट और रैट को रखा था और उसका रिजल्ट ये निकाला था कि प्लांट रीस्टोर द एयर, प्लांट रीस्टोर द एयर। मतलब प्रिस्टले ने ये बताया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक SACHS, साक की फोटोसिंथेसिस के लिए क्या थ्योरी थी? मतलब साक ने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या बताया था? जूलियस वॉन साक SACHS के अनुसार फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और प्लांट उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सैक SACHS, है ना, अकॉर्डिंग टू सैक के प्लांट स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो, पौधे फोटोसिंथेसिस में हेक्सोस शुगर बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और लीफ से स्टार्च रूट तक जब जाती है तो जाती है सुक्रोज के फॉर्म में। लीफ से स्टार्च रूट में फ्लोएम के द्वारा जाती है और इसका ट्रांसफ़र सुक्रोज के फॉर्म में होता है। मैं एक बार फिर क्वेश्चन दोहरा दूँ। साक ने जूलियस वॉन साक ने फोटोसिंथेसिस के बारे में अपना क्या सिद्धांत दिया था? तो सैक ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सभी ग्रीन प्लांट में होती है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। सभी बैक्टीरिया में, सभी नहीं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक होती है। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक होती है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन नोट कर लें। 2H2A प्लस CO2, एरो लगा दीजिए, एरो के ऊपर लिखेंगे आप लाइट। बैक्टीरिया इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड लाइट। एरो का आगे लिखें 2A प्लस CH2O प्लस H2O। तो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड से रिलीज़ होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है। इक्वेशन में आपको लिखवा चुका। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में रेड ड्रॉप इफेक्ट भी नहीं होता, रेड ड्रॉप इफेक्ट नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा ये। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जेड स्कीम भी नहीं होती, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जेड स्कीम भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ है, उस ग्राफ में आपको बताना है, ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनॉइड का। जो ग्राफ में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड का। डायग्राम देखें आप, देखिए ये ग्राफ है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये क्या है नीचे वेवलेंथ। तो देखिए इसमें पहला ग्राफ क्लोरोफिल A, ये क्लोरोफिल B, ये कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। देखिए ये है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और फिर ये कैरोटीनॉइड। पहला ग्राफ किसका है?
क्लोरोफिल ए का, ये हो गया क्लोरोफिल बी का, ये हो गया कैरोटेनॉइड। अगर इधर से हम देखें तो ये हो गया ए और ये हो गया बी का। इस ग्राफ को आप याद रखिएगा। ये ग्राफ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। एक दूसरा ग्राफ और हम स्टडी करते हैं। ग्राफ शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेज़र कर रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन उसमें निकल रही है पौधों से। तो उसका ग्राफ भी मैं आपको बनाता हूँ अभी। नेक्स्ट ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ग्राफ को देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेज़र कर रहे हैं रिलीज ऑक्सीजन से। फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन निकलती है वो डिसाइड करती है कि प्लांट में कितना फोटोसिंथेसिस का रेट है। इधर हमने वेवलेंथ को दिखाया है, इधर दिखाया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इधर आप लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मेजर बाय रिलीज ऑक्सीजन। ये ग्राफ शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा ग्राफ है, इस ग्राफ को देखें। देखिए इस ग्राफ में शो हो रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इधर हमने दिखाया है वेवलेंथ, इधर है लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन का ग्राफ, और ये दिखाया है हमने क्लोरोफिल ए के द्वारा लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको दिखाया है हमने ये, ठीक है। ये तीन ग्राफ मैंने आपको दिखाया है, तीनों ग्राफ आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रपोज्ड बाय। फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर को प्रपोज किया था ब्लैकमैन ने, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैकमैन के लिमिटिंग फैक्टर हैं। फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन, हिंदी में कहते हैं इसे सीमा कारक बंद। साइंटिस्ट नाम क्या है? ब्लैकमैन। जब किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को एक से ज़्यादा फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन उस फैक्टर पर डिपेंड करता है जो सबसे कम मात्रा में होता है, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को एक से ज़्यादा फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन उस फैक्टर पर डिपेंड करता है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम करती है। अगर बिल्कुल क्लियर स्काई है, नीला आकाश है, ब्लू स्काई है, कोई क्लाउड नहीं है, तब फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो बहुत है उसमें, तब उसका लिमिटिंग फैक्टर बना कार्बन डाइऑक्साइड। अगर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है, तब फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बनती है लाइट। क्लाउडी सीज़न है, अगर बादल छाए हुए हैं, तब फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बनता है लाइट। तो क्लाउडी सीजन में फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर लाइट। डेंस फॉरेस्ट में फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर लाइट। खुले आसमान में या ब्लू स्काई में फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक सवाल है, ये देखिए आप, ये लाइट इंटेंसिटी है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। हम इधर लाइट को शो कर रहे हैं, इधर कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहे हैं।
लाइट बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन डी पे पहुंचने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। देखिए, लाइट बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो लीनियर ग्राफ आया। लेकिन डी के बाद लाइट इंटेंसिटी एंड डी के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखें, ए बी सी को ध्यान से देखें और क्वेश्चन नोट करें। लिमिटिंग फैक्टर का ये क्वेश्चन है। इस ग्राफ में देखिए, इस एक्सिस पे हमने लाइट इंटेंसिटी को शो किया है और वर्टिकल एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस है ना एक लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डी पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट दिखाए हमने, ये डी है, ये ई है। तो क्वेश्चन नोट करें कि ए बी और सी इन तीनों पॉइंट्स में से है ना किस पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम कर रहा है। देखिए, ए पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम कर रहा है, बी पे 50% लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम कर रही है। एक ए पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम कर रही है और बी पे 50% लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए एरिया में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा। ए एरिया में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा। देखिए, ए एरिया ये हो गया, इसमें उन्होंने पूछा है कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो ए एरिया में लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर है ही, है ना। यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी और डी, इस कर्व में सी और डी क्या शो कर रहे हैं। सी और डी पॉइंट्स पे क्या शो हो रहा है। देखिए, डी पे लाइट इंटेंसिटी, देखिए यहाँ पे डी पे लाइट इंटेंसिटी क्या हो गई है, रोक दी गई है। तीसरा क्वेश्चन सुने, सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, डी पे लाइट इंटेंसिटी रुक गई है, अब इसके आगे लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है ना। तो लाइट यहाँ पे क्या शो कर रही है, सेचुरेशन हो गया लाइट का। यहाँ पे लाइट का सेचुरेशन हो गया। जब लाइट यहाँ पे सेचुरेटेड हो गई है तो जब तक लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे डी पे क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी हो गई, लाइट का सेचुरेशन हो गया। सी क्या शो कर रहा है, सी पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम करने लगी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हो, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है मान लीजिए, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब काम करेगा जब हम यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो डी पॉइंट ये शो कर रहा है कि लाइट यहाँ पे सेचुरेटेड हो गई है, इसलिए अब यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन हॉज INGENHOUSZ। देखिए, इंजन हॉज ने फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में अपनी थ्योरी क्या दी थी। देखिए, इंजन हॉज ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है और प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इन्होंने इसके लिए एक्वेटिक प्लांट लिया था। जब एक्वेटिक प्लांट को इन्होंने सनलाइट दी तो उसमें से एयर बबल निकलने लगे, जिसको उन्होंने ये प्रूफ किया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन या एयर को रिलीज़ करते हैं। इंजन हाउस ने किस पे प्रयोग किए थे, एक्वेटिक प्लांट पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टी डब्ल्यू एंगलमैन ने किस पौधे पे प्रयोग किया था? तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने प्रयोग किया था क्लेडोफोरा एल्गी पर, और क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है। इन्होंने क्या प्रूफ किया था? एंगलमैन ने क्या प्रूफ किया था? देखिए, एंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया और क्लेडोफोरा एल्गी दो को यूज़ किया था फोटोसिंथेसिस में। क्लेडोफोरा एल्गी को लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम में रखा एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तब इन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट में ज़्यादा ग्रो कर गए और रेड लाइट में। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लू लाइट में ज़्यादा हो रही है और रेड लाइट में। तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट और रेड लाइट में अधिक होती है। बैक्टीरिया कौन सा था? एरोबिक। एल्गी कौन सी थी? क्लेडोफोरा। लाइट कौन सी थी? मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रम बना लिया था ना, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। फिर सुने क्वेश्चन। एंगलमैन ने फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट किस एल्गी पे किया था, कौन सी लाइट में किया था और कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया था? आंसर नोट करें। एंगलमैन ने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को यूज़ किया था, और लाइट के लिए इन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम यूज़ किया था, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए थे। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लू लाइट में ज़्यादा हुई और रेड लाइट में ज़्यादा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट सॉइल से कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन हैं, दोनों रिएक्शन के नाम बताएं। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में प्लांट एटीपी और एनएडीपी 2H का फॉर्मेशन करते हैं, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को हेक्सोस शुगर में रिड्यूस कर देते हैं। प्लांट को ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं? प्लांट को ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है? देखिए, प्लांट को ट्रांसड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। क्लोरोफिल ए किस कलर का पिगमेंट है? देखिए, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट तो है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसका कलर है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी किस कलर का पिगमेंट है? क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पिगमेंट है। येलो ग्रीन पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड किस कलर के होते हैं? कैरोटीनॉइड येलो या येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। येलो और येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। ज़ैंथोफिल किस कलर का पिगमेंट है? तो ज़ैंथोफिल है येलो कलर का। ज़ैंथोफिल है येलो कलर का। नेक्स्ट पॉइंट। एसेसरिक पिगमेंट के नाम बताओ। बोलिए आप, एसेसरिक पिगमेंट के नाम नोट करें। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड एसेसरी पिगमेंट हैं। नेक्स्ट। क्लोरोफिल ए का फंक्शन बताएं। देखिए, क्लोरोफिल ए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या है? देखिए, एसेसरी पिगमेंट एंटीना के रूप में काम करते हैं। ये लाइट को रिसीव करके या सोलर एनर्जी को रिसीव करके क्लोरोफिल ए पर भेज देते हैं, क्लोरोफिल ए पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो देखिए, एसेसरी पिगमेंट के दो फंक्शन हो गए। एक तो इन्होंने लाइट को रिसीव किया और उसे क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट LHC का पूरा नाम बताओ। LHC इसकी फुल फॉर्म है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC का फॉर्मेशन किन पिगमेंट से होता है? नोट करें, LHC आर मेड अप ऑफ 100 of pigment molecule bound to protein. Each photosystem has all pigment except chlorophyll A. देखिए, LHC का फॉर्मेशन प्रोटीन से और एसेसरी पिगमेंट से होता है। LHC में क्लोरोफिल ए शामिल नहीं है। फिर से नोट कर लें, LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। LHC में क्लोरोफिल ए नहीं है, इसके अलावा सारे पिगमेंट हैं और प्लस क्या है, प्रोटीन है। LHC एंटीना के रूप में काम करती है। LHC एंटीना के रूप में काम करती है। नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ए का दूसरा नाम क्या है, या क्लोरोफिल ए किस तरह से कार्य करता है? तो आंसर लिखें, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के रूप में भी काम करता है। रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर दो हैं, एक P700 है, एक P680 है। P700 कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? P700 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। यूनिट भी बताएं इसके साथ में, तो 700 Nm। और P680 एब्जॉर्ब करता है 680 Nm वेवलेंथ की लाइट को। मतलब फार रेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है P700। फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है P700 और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है P680। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड स्कीम किसे कहते हैं? देखिए, जेड स्कीम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है। ये वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलाइसिस से शुरू होती है और NADP पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो जेड स्कीम कौन सी है? नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। अपहिल रिएक्शन किसे कहते हैं? अपहिल, देखिए, जब फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर रिलीज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अपहिल रिएक्शन। जैसे हम कहते हैं अपहिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन प्लांट्स के ग्रेना में होती है। क्वेश्चन सुनिए, साइक्लिक
और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए, साइक्लिक में केवल एटीपी बनते हैं और नॉन साइक्लिक में एटीपी भी बनता है और एनएडीपी 2H भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम बताएं सीक्वेंस के साथ। इलेक्ट्रॉन कैरियर सीक्वेंस के साथ नोट करें, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। नोट करें इलेक्ट्रॉन कैरियर, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसे कहते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट तक तो इंक्रीज होता है और रेड लाइट के बाद एकदम से डाउन हो जाता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड वेवलेंथ के बाद क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में मैक्सिमम होती है? आंसर लिखें, वाइट लाइट में, पॉलीक्रोमिक लाइट, वाइट लाइट में। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के लिए किन कैटायन और एनायन की आवश्यकता होती है? तो आंसर लिख दीजिएगा, मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, नोट करें, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कितने हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के थैलेकॉइड से स्ट्रोमा में जाने पर एक एटीपी बनता है? केवल एक एटीपी। तो कीमियो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जब 3 प्रोटॉन थैलेकॉइड के ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाते हैं F1 के थ्रू, तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टोसाइनिन की लोकेशन बताएं। प्लास्टोसाइनिन, देखिए, प्लास्टोसाइनिन थैलेकॉइड की इनर सरफेस पर होता है। प्लास्टोसाइनिन थैलेकॉइड की इनर सरफेस पर होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर उपस्थित, ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर उपस्थित कंपोनेंट या सब्सटेंस के नाम बताएं। देखिए, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। देखिए, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर कौन कौन है? P700, P680, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? आंसर लिखें, थैलेकॉइड की ल्यूमेन में। वाटर ऑक्सीडेशन थैलेकॉइड की ल्यूमेन में होता है। CF0
कहाँ पर स्थित होता है? तो CF0 थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर स्थित है। CF0 थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर है। और CF1 कहाँ पर स्थित है? तो देखिए CF1 स्ट्रोमा में है। CF1 स्ट्रोमा में है। नेक्स्ट पॉइंट, NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पर होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम, आंसर लिखें। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए NADP रिडक्टेज एंजाइम मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पर होता है, मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पर होता है। फिर से सुने, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए, NADP से NADPH बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर लिखेंगे आप प्रोटॉन। प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अगला, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन किस इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन लेता है? किस इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन लेता है? आंसर लिखें फियोफाइटिन। आंसर लिखेंगे आप फियोफाइटिन से, फियोफाइटिन से। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन कितने तरह की होती है? देखिए, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन 3 तरह की हैं। एक है C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल और एक है कैम साइकिल। C3, C4, कैम साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल डाइकॉट प्लांट में भी होती है। क्वेश्चन सुनिए, कैल्विन साइकिल किन प्लांट्स में होती है? डाइकॉट में, मोनोकॉट में, दोनों में या दोनों में नहीं? कैल्विन साइकिल सभी प्लांट में होती है, सभी ग्रीन प्लांट्स में होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। कैल्विन साइकिल तो सब में होती है। C4 साइकिल किन प्लांट्स में होती है? देखो, C4 साइकिल मोनोकॉट प्लांट में होती है। C4 साइकिल मोनोकॉट प्लांट में होती है। लेकिन कुछ डाइकॉट प्लांट में भी C4 साइकिल है, जैसे एमेरंथस, और कुछ मोनोकॉट प्लांट में C4 साइकिल नहीं होती। कुछ मोनोकॉट प्लांट में C4 साइकिल नहीं होती, जैसे वीट और राइस। वीट मतलब गेहूँ, राइस चावल। तो वीट और राइस में C3 साइकिल होती है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विन साइकिल में कितने स्टेजेस हैं? तो कैल्विन साइकिल में केवल 3 स्टेजेस हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन।
C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम बताएं। राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट। देखिए इसको हम लिखते हैं कैपिटल R और फिर कैपिटल U को छोटे से, फिर कैपिटल B कैपिटल P, RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3 प्लांट में कार्बन के पाथ की स्टडी करने के लिए केल्विन ने कौन से रेडियोएक्टिव ट्रेसर का यूज़ किया था? आंसर लिखें। रेडियोएक्टिव ट्रेसर 14C का यूज़ किया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, केल्विन ने कौन सी एल्गी यूज़ की थी? केल्विन ने क्लोरेला एल्गी को यूज़ किया था। क्लोरेला एल्गी, CHOLE है ना, क्लोरेला एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोलोज 5 फास्फेट से राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट जब बनता है कितने ATP कंज्यूम होते हैं? देखिए राइबोलोज 5 फास्फेट से राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट बनता है तो यहाँ पे 6 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, 6 ATP। नेक्स्ट पॉइंट, C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम बताएं। तो C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन प्रोसेस में कितने ATP और कितने NADP खर्च होते हैं? देखिए रिडक्शन प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस है ना, तब हमें 2 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत होती है। मैं लाइन बोल रहा हूँ वो सुने आप। 2 molecule of ATP for photosphorylation and 2 molecule of NADPH for reduction per carbon dioxide molecule fixation। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए रिडक्शन में 2 NADPH और 2 ATP की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन में कितने ATP कंज्यूम होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP में U स्मॉल से है, R कैपिटल है, B कैपिटल, P कैपिटल। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को रीजनरेट करने के लिए 1 ATP की आवश्यकता होती है, 1 ATP की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, C3 साइकिल के कितने स्टेप थे? 3, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के लिए होता है। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट पॉइंट, रूबिस्को का पूरा नाम क्या है? राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को प्लांट में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, रूबिस्को एंजाइम है। ये कार्बोक्सिलेज के रूप में भी काम कर रहा है और ऑक्सीजनेज के रूप में भी काम कर रहा है। रूबिस्को को लिखते कैसे हैं?
देखिए रुबिस्को को लिखने के लिए कैपिटल R, फिर यू छोटा, कैपिटल B, फिर I छोटा, S छोटा, फिर C बड़ा, O बड़ा, रुबिस्को में UIS छोटे से लिख देंगे और फिर RBCO को बड़े से लिखेंगे, रुबिस्को। नेक्स्ट पॉइंट, PGA की फुल फॉर्म क्या है? PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGAL की फुल फॉर्म क्या है? PGAL की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। रिडक्शन में कितने ATP और कितने NADP की आवश्यकता होती है? तो रिडक्शन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP हैं और 2 क्या हैं? NADP2H। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने के लिए C3 साइकिल की कितनी साइकिल होंगी? कितनी साइकिल होगी? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने के लिए C3 साइकिल की 6 साइकिल होंगी, C3 साइकिल की 6 साइकिल होंगी। ग्लूकोज के C3 प्लांट में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने में कितने ATP और कितने NADPH की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने में 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है, 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल में इंटर करता है तब उसे कितने ATP और कितने NADP की आवश्यकता होती है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में इंटर करता है और रिड्यूस हो जाता है, उस प्रोसेस तक कंप्लीट होने में 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है, 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन हैं? देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है। C4 साइकिल किन सेल्स में कंप्लीट होती है? C4 साइकिल मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल में कंप्लीट होती है, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल में कंप्लीट होती है। बंडल शीट सेल का दूसरा नाम क्या है? क्रैंच सेल्स, KRANZ, क्रैंच सेल भी कहते हैं, क्रैंच सेल्स। C4 प्लांट में क्या फोटो रेस्पिरेशन होता है? आंसर लिखें, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रैंच एनाटॉमी किन पौधों में पाई जाती है? क्रैंच एनाटॉमी C4 प्लांट में पाई जाती है, C4 प्लांट में पाई जाती है। C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस होने के लिए कितने ATP और कितने NADPH की आवश्यकता होती है? तो आंसर लिखें, 30 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है, 12 NADPH की आवश्यकता होती है। 30 ATP और 12 क्या है? NADPH। तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस होने में कितने ATP खर्च होंगे? 30 को 6 से डिवाइड कर दिए, कितना है? 5। और NADPH को, जो 12 NADPH हैं उसको 6 से डिवाइड कर दिए, कितना है? 2। अब 5 ATP
और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट में C3 साइकिल कहाँ होती है? देखिए C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होती है। C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होती है, बंडल शीट सेल में होती है। C4 प्लांट में डीकार्बोक्सिलेशन कौन सी सेल्स में होता है? देखिए डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीट सेल में होता है, बंडल शीट सेल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, है C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम बताएं। तो देखिए C4 प्लांट का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, और सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? तो देखिए C4 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट में रीजनरेशन स्टेप किन सेल्स में होता है? देखिए C4 प्लांट में रीजनरेशन स्टेप मीजोफिल सेल में होता है, नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट को हम ये कहते हैं कि C3 प्लांट से बेटर हैं। तो C4 प्लांट C3 प्लांट से बेटर क्यों हैं? तो लिखिए C4 प्लांट C3 से बेटर हैं क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं C2 साइकिल, C2 साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन 360 पर जाता है, जबकि C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन 450 पर होता है, 450 ppm पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैम्प प्लांट किन्हें कहते हैं? देखिए कैम्प प्लांट उन्हें कहते हैं जिनमें क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसे पाए जाते हैं? स्कोटो एक्टिव मतलब वो स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं कैम्प प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट है ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन प्लांट्स एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। नोट करें, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट of the temperate region, next point, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस क्रॉप के नाम बताएं। ग्रीन हाउस क्रॉप नोट करें,
टोमेटो और बेल पेपर, टोमेटो और बेल पेपर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रीन हाउस क्रॉप कौन सी थी? टोमेटो और बेल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डार्क रिएक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? डार्क रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, आंसर लिखिए, डार्क रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड टेम्परेचर, एंजाइम्स एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, कैम प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? तो कैम प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड है, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड रेट बढ़ जाता है तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस में कौन सी शुगर का फॉर्मेशन होता है? आपने कहा था स्टार्च का, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट एज किस लाइट में एक्टिव होता है? तो देखिए, पीईपी केस इज एक्टिवेटेड बाय ब्लू लाइट, इज एक्टिवेटेड बाय ब्लू लाइट। नेक्स्ट, रूबिस्को एंजाइम्स के लिए, रूबिस्को एंजाइम्स के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो आंसर लिखें मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट डोनर ऑफ हाइड्रोजन, अल्टीमेट डोनर ऑफ हाइड्रोजन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस इज, इन प्लांट फोटोसिंथेसिस इज, आंसर लिखें H2O, आंसर क्या है? H2O। नेक्स्ट पॉइंट, सम रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल आर द रिवर्स ऑफ विच अदर मेटाबॉलिक पाथवे, ऑफ विच अदर मेटाबॉलिक पाथवे? तो आंसर लिखेंगे इसका ग्लाइकोलिसिस, आंसर लिखेंगे आप ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन कब अनुपस्थित होता है? देखिए, फोटो रेस्पिरेशन एनिमल सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वो कौन से प्लांट है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो आंसर लिखिए कैम प्लांट, कैम प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैम प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम किस रीजन के प्लांट्स में होता है? हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम किस रीजन के प्लांट्स में होता है? देखिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम। नेक्स्ट, टेम्परेट क्लाइमेट के जो प्लांट होते हैं उनमें टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है उनमें।
तो हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम किस में? ट्रॉपिकल प्लांट्स में, ट्रॉपिकल प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है C3 प्लांट और C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी? तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम यील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज क्वांटम यील्ड? लिखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल evolved by one quantum of light in photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एक क्वांटम लाइट से जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं उसे क्वांटम यील्ड कहते हैं, उसे हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम रिक्वायरमेंट पर, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के निकलने के लिए कितने क्वांटम की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के निकलने के लिए 8 क्वांटम की नीड होगी, आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है FD की फुल फॉर्म क्या है? FD है फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट होता है? फोटोसाइनिन में कॉपर होता है, फोटोसाइनिन में कॉपर होता है। नेक्स्ट, क्या साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है? नो, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताएं। तो नोट कीजिए, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? C55H72 O5N4Mg। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन को भेजता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में भेजता है? तो आंसर लिखें प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है PMF की फुल फॉर्म क्या है? PMF, आंसर लिखें प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, Q10 रिएक्शन किसे कहते हैं? Q10, देखिए, जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, जिसे कहते हैं Q10, जिसे हम कहते हैं Q10। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने के लिए केल्विन साइकिल की कितनी साइकिल होंगी? तो आंसर लिखेंगे आप 6। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला क्वेश्चन है, शुगर केन और मेज और sorghum प्लांट में कौन सी डार्क रिएक्शन होती है? आंसर लिखेंगे C4। आंसर लिखेंगे आप C4। व्हीट और राइस में कौन सी डार्क रिएक्शन होती है? तो आप लिखेंगे C3। C3। नेक्स्ट, C4 प्लांट में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, तो लिखिए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट। C4 प्लांट की मीजोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। C4 प्लांट की किन सेल्स में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आंसर लिखेंगे आप बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, OAA की फुल फॉर्म क्या है? OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। यह सेल के किन सेल ऑर्गेनेल में होती है? सेल के किन सेल ऑर्गेनेल में होती है? तो आंसर लिखें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन PAR वेवलेंथ की कौन सी रेंज को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर लिखें आप 400 से 700 nm, 400 से 700 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, क्वेश्चन नोट करो, ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर, the rate of photosynthesis higher than respiration, and the ratio of oxygen produced to that of consume is, फिर सुने, ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन respiration, ratio of oxygen produced to that of consume, that of consume। आपको बताना ये है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है रेस्पिरेशन में, उनका रेशियो क्या है? आंसर लिखें 10:1, 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलेट भी कहते हैं। C2 साइकिल को ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई, मतलब फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? आंसर नोट करें, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच पिगमेंट सिस्टम इमीडिएट
donate electron? Which pigment system immediately donate electron for the reduction of NADP? For the reduction of NADP. तो आंसर क्या लिखेंगे आप? फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट आप लिखेंगे आंसर इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड in study of photosynthesis, in the study of carbon path in photosynthesis। तो आंसर लिखें 14C, आंसर लिखेंगे आप 14C। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है नोट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? लिखें कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, COMPENSATION पॉइंट लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन at which carbon dioxide fixation in photosynthesis is equal to volume of carbon dioxide release in respiration, release in respiration। ये पॉइंट तब होता है जब प्लांट पूरी तरह से लाइट से सेचुरेटेड हो जाता है, लाइट से सेचुरेटेड हो जाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में जितना प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और वो इक्वल हो जाता है रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट छोड़ते हैं। तो इस पॉइंट पर ना तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ना छोड़ते हैं, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.05% तक बढ़ाएं तब क्या होगा? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.05% तक बढ़ाते हैं तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? आंसर लिखें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? C4 प्लांट में, तो C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ फोटो ऑक्सीडेशन? फोटो ऑक्सीडेशन को हम सोलराइजेशन भी कहते हैं, सोलराइजेशन, SOLARIZATION। देखिए हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता है और फोटो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन
है ना, शुरू होने पर क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। C3 प्लांट में बताइए, C3 प्लांट में आंसर लिखें 3 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होता है। देखिए C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में होता है, ठीक है, मेसोफिल सेल में होता है, और सेकेंड कार्बोक्सिलेशन बंडल शीट सेल में होता है, बंडल शीट सेल में होता है। C4 प्लांट में आपको याद होगा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी 2 बार होता है, और C4 प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए C4 प्लांट C3 प्लांट की कंपैरिजन में बेटर होते हैं। C4 प्लांट में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलता है, C4 प्लांट में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।